तो हमारे शहर तो वो शहर है जो उजड़ता हुआ शहर कहलाते हैं। सारी दुनिया प्रोग्रेस कर रही है, पूरी दुनिया आप देखेंगे आगे बढ़ रही है। चांद तक भी हमारा देश चला गया, मंगल तक भी हम चले गए, लेकिन महेंद्रगढ़ एक शहर ऐसा है जो रिट्रैक्ट कर रहा है, पीछे जा रहा है। जब चुनाव लड़ेंगे तो किस पार्टी से लड़ेंगे या किस प्रकार से रहेगा? इलाके के लोगों को यही कहना चाहता हूं कि अब की बार डॉक्टर भूप सिंह को बनाओगे तो आपके लिए खेत में नहर वाला पानी भी लेके आएंगे, आपके लिए बच्चों के रोजगार के लिए IMT भी लेके आएंगे, आपके सब डिपो को डिपो तक कन्वर्ट करवाएंगे। और आपका जो जिला मुख्यालय है, बड़ी शर्म की बात है, जो आपका जिला मुख्यालय है जो आज नारनौल में चल रहा है, उसको हर हालत में महेंद्रगढ़ में स्थापित कराएंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से उपस्थित हूं आपके सामने चुनावी चर्चा को लेके। आज हमारे साथ डॉक्टर भूप सिंह जी, जो पशुपालन विभाग से डिप्टी डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए हैं और आप लोगों की सेवा के लिए अब आप लोगों के साथ आपके गांव में घूम रहे हैं कि भाई आने वाले समय में विधानसभा में आप मुझे मौका दें, जिससे आने वाले समय में जो विकास लंबे समय से आपके शहर और आपकी विधानसभा में नहीं हो पाया, उसको करने की कोशिश ये करेंगे। तो डॉक्टर भूप सिंह जी हमारे साथ, इनसे चर्चाएं करेंगे कि किन विचारों को लेकर ये राजनीति में आए हैं। एक अच्छा जीवन जी रहे थे, एक डॉक्टर का जीवन, और उसके बाद अब बच्चों का जीवन भी बहुत अच्छा है, कि राजनीति में आने का क्या कारण है वो जानेंगे और क्या कुछ आप लोगों के लिए करना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार प्रदीप भाई, आप सबका और आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं डॉक्टर साहब? मैं बहुत अच्छा। तो आज आप सबसे पहले तो आज की बात कर लेते हैं। आप नगर पालिका में गए थे, धरना चल रहा है, उस बारे में क्या विचार आपके? देखो, हमारा जो है कि इलाका है वो पिछड़ता जा रहा है समय के अनुसार, और पिछले लंबे समय से तो आप देख रहे हो कि हमारे यहाँ पर कमेटी के अंदर भी लोग जो ना कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कारण कि जो कमेटी के चुने हुए पार्षद हैं, चेयरमैन हैं, उन्होंने तक हाथ खड़े कर दिए, जो कि सरकार के साथ जुड़े हुए आदमी हैं। कहने को बीजेपी के चेयरमैन भी हैं, इलाके रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं हमारे इलाके को, लेकिन हो क्या रहा है आप देखिए, पूरा शहर तराई तराई पे। अब बारिश हुई 2 बार पीछे, और उससे पहले भी 1 महीने पहले बारिश, पूरा शहर जलमग्न, सारे सीवर ओवरफ्लो, सारी सड़कें टूटी फूटी, मतलब चलते चलते राहगीर गिर रहे हैं, बाइकर्स गिर रहे हैं, चोटें लग रही हैं। चोट लगने के बाद जाता है आदमी हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल जाए तो वहां एक रेफरल सेंटर बना हुआ है जी। आप देखेंगे कि वहां हॉस्पिटल में पहुंचे लोग जिनको भी चोट लगी, यहाँ नहीं हो सकता इलाज, आप दूर जाइए, बाहर जाइए, PGI रोहतक जाइए, आप SMS जयपुर में जाइए, आप एम्स में दिल्ली में जाइए। ये हॉस्पिटल है हमारे पास में, कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, किसी को चोट लग जाए कोई टाँका लगाने वाला नहीं है, महिला को किसी को डिलीवरी के लिए आना तो कोई सिजेरियन करने वाला नहीं है, किसी भाई को MRI CT स्कैन अल्ट्रासाउंड की जरूरत है या अच्छी इन्वेस्टिगेशन पैथोलॉजी लैब की जरूरत है, तो कोई भी इस शहर में नहीं है। तो हमें न अच्छी सड़कें मिल रही शहर में, न ही हमें अच्छे हॉस्पिटल्स मिल रहे इस शहर में। तो हमारे शहर तो वो शहर है जो उजड़ता हुआ शहर कहलाते हैं। सारी दुनिया प्रोग्रेस कर रही है, पूरी दुनिया आप देखेंगे आगे बढ़ रही है। चांद तक भी हमारा देश चला गया, मंगल तक भी हम चले गए, लेकिन महेंद्रगढ़ एक शहर ऐसा है जो रिट्रैक्ट कर रहा है, पीछे जा रहा है। जहां पुराने टाइम में भी कच्चे रास्ते होते थे तो कम से वो प्लेन होते थे, यहाँ तो टूटे फूटे उबड़ खाबड़ गड्ढे वाले शहर बन गए। उजड़े हुए शहर का नाम दे दिया आपने। बिल्कुल, उजड़ा हुआ शहर, जिसको बसाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, उस पर बहुत काम करने की जरूरत है। और ये हुआ क्यों है? कारण आप देखिए कि हम लंबे समय तक 2 आदमियों पर आधारित रहे विधानसभा क्षेत्र में, और उन्हीं की डिक्टेशन से आपकी नगर पालिका चलती है। यह देखने वाली बात है, मैं आपको कह रहा हूं, उन्हीं की डिक्टेशन से ये विधानसभा के जो हमारे प्रतिनिधित्व हैं, इनके डिक्टेशन से ही ये नगर पालिका चल रही है। और इसीलिए पिछले लंबे समय से नगर पालिका में कहीं कोई विधानसभा में भी नहीं हुआ, नगर पालिका में बिल्कुल। विधानसभा का तो जिक्र हम बाद में करेंगे, पहले मैं आपको जो बता रहा हूँ नगर पालिका, जिसपे हम मेन टॉपिक पे आज धरने की जिसकी बात आप कर रहे थे। आप ये नहीं कि ये अभी हुआ है, अभी 5-7 साल में या 10 साल में हुआ है, ये पिछले 20-30 साल से ऐसा ही चल रहा है। प्रोग्रेस तो ही नहीं, कहीं नजर ही नहीं आई। नहीं, बिल्कुल नहीं नजर आई। बात करें चुनाव लड़ने की, जैसे वहां पे बताया जा रहा था कि भाई आप चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, जैसे भाषण में कह रहे थे लोग, तो क्या विचार, कैसे विचार बना? एक अच्छा जीवन आप जी रहे डॉक्टर हैं, एक बड़े लेवल पे पूरे हरियाणा में आपको जाना जाता है, तो चुनाव लड़ना कैसे चुना? राजनीति को लोग मानते हैं भी अच्छी चीज नहीं है,
लोग कहते हैं इसमें जाने के बाद लोग बच नहीं सकते, कहीं भ्रष्टाचार होते हैं, कहीं ईडी की रेड होती है, बहुत से मामले राजनीति में आने के बाद हो जाते हैं, लोग विकास के बारे में कम और अपनी जेब भरने के चक्कर में ज्यादा रहते हैं। तो आपका क्या उद्देश्य है, कैसे विचार बना राजनीति में आए? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा प्रदीप भाई। आपने मेरा पहला इंटरव्यू, सबसे पहला इंटरव्यू मेरा आपने कंडक्ट किया था नानकवास गांव के लोग जब सभा हुई थी तो आप वहां पर गए थे जी। मेरा उद्देश्य वहां के लोगों का मन, यहाँ मेंदड़ हल्के के लोगों का मन, जिस भी गांव में गया मैं वहां के लोगों का मन ये कहता है कि यहाँ पर हमें बदलाव चाहिए और हमें ईमानदार आदमी चाहिए। मैं 35 साल के लगभग तक पशुपालन विभाग में मैंने कार्य किया, बेदाग छवि से मैंने काम किया और बहुत ज्यादा पशुपालकों के लिए काम किया। हर घर तक मैं जानता हूं, हर गली को मैं जानता हूं। लेकिन देखा क्या मैंने, जब गांव में मैं रहा वहां पर, जिस मेरी पोस्टिंग क्योंकि रूरल बेल्ट में ही होती है जनरली, तो मैं जहां भी रहा मैंने देखा लोगों की दिनचर्या है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच गई है। बच्चे उनके सबके बेरोजगार घूम रहे गांव की गलियों में और उनके लिए खेत हैं उनके ड्राई होते जा रहे हैं, उनके ट्यूबवेल्स में पानी नहीं है। देखने को पता लगा कि यहाँ तो नहरें ही नहीं है। जब मैं पहले रोहतक जिले में वहां पानी नहीं आता। हाँ, मैं पहले रोहतक जिले में रहा, ये 1989 की बात है। मैंने रोहतक में भी खेतों में पानी के नालियां लगी हुई देखी। और हमारे यहाँ क्षेत्र में आप देख रहे हो कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने हमारी पैरवी नहीं की विधानसभा में कभी पानी लाने के लिए, और सारे ट्यूबवेल ड्राई हो गए और ड्राई हो गए, बच्चे बेरोजगार हो गए, दोनों जगह मार। किसान पैदा नहीं कर सकता कोई अनाज की, बच्चे को रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, पूरा का पूरा पेट बीपीएल वाली लाइन भरने के लिए लगा हुआ है। राशन में लगा, राशन की लाइन में लगा, बिल्कुल राशन की लाइन में लगे हैं बीपीएल कार्ड के लिए। और सरकार जो है कि लोगों को 500 रुपए 400 रुपए का बीपीएल का सामान दे करके उनके पेट भर रही है। बीटेक लड़के, पीएचडी लड़के, एमएससी नेट वाले लड़के, क्या वो 500 रुपए वाली लाइन में लगने के लिए देश की स्कूल कॉलेजों में पढ़े हैं? क्या उनको हमारे देश के डेवलपमेंट में हिस्सा लेने का कोई अधिकार नहीं है? क्या सरकार को उन्हें जॉब नहीं देना चाहिए था? आप इन चीजों पे सब पे ध्यान दीजिए कि जो बच्चा लाख रुपए कमाता वो 500 रुपए की लाइन में खड़ा है। आप देखिए कितनी दुर्गति। क्या वो बच्चे जो बीपीएल वाली लाइन में खड़े हैं, क्या हमारे देश को कभी अच्छे नागरिक दे पाएंगे? क्या वो हमारे देश को कभी अच्छा शिक्षित परिवार दे पाएंगे? क्या वो अपना सर ढकने के लिए कभी घर बना पाएंगे? ये चीजें हमें देखनी अच्छे भविष्य को तो लाइन में लगा दिया, सुधरेगा कैसे, विकास कैसे? देश का भविष्य बीपीएल कार्ड की लाइन में लगा हुआ है, पूरा का पूरा। परिवार पहचान पत्र जो फैमिली आईडी बोल रहे हैं, इतनी भारी गड़बड़ियां। किसी आदमी के बेचारे घर पे छत नहीं है, मुश्किल से पूरा परिवार एक कमरे में रह रहा, उनकी इनकम 10-10, 20-20 लाख रुपए दिखाई जा रही है। परिवार में कमाने वाला तक नहीं कई परिवारों को। कुछ परिवारों में मैं गया, बहुत विडो लेडीज है, बेटी उसकी या तो शादी होके चली गई या बच्चा कोई अनहोनी का शिकार हो गया, हुआ नहीं। ऐसे परिवारों परिवार पहचान पत्र तक नहीं बना के दिए जा रहे। कितनी शर्म की बात है कि जो गरीब आदमी पहला ही बचा, उसके पास कोई कमाऊ नहीं है, चाहे वो मर्द है चाहे औरत है, जिसके पास कोई सहारा नहीं है, अकेला रह गया परिवार में गलती से, उस आदमी को तो परिवार पहचान पत्र की सुविधाएं तक नहीं दी जा रही। ये भी बड़ी विडंबना मैंने गांव में लोगों के साथ देखी। शहर की अगर बात करें, एक भवन बन के तैयार हुआ सब डिपो, आईएमटी का भी नाम काफी बार सुना है। चुनाव जब नजदीक आता है तब कहते हैं आईएमटी बनेगी बनेगी, लेकिन ये कभी धरातल पे आ ही नहीं पा रहे। सब डिपो बन गया लेकिन वो शुरू नहीं हुआ, कोई बस महेंद्रगढ़ के नाम से इश्यू नहीं हुई, तो विकास कहाँ घूम रहा है ये? बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रदीप भाई। मैंने मेरे पहले भी बहुत सारे इंटरव्यू में मैंने बताया, मैंने न्यूज़पेपर के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जी कि आईएमटी एक बड़ा धोखा है। आज जुलाई का महीना भी खत्म हो गया और अगस्त भी चल रहा है, 2 अगस्त हो गया आज जी। 2 अगस्त 2024 तक एक सुई की नोक जितनी जमीन भी एक्वायर नहीं की इस प्रोजेक्ट के लिए। सरकार के पास सिर्फ 1 महीने का समय बाकी है। आप ये बताइए हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी किस तरह से आईएमटी बनवा देंगे? 15 साल से चल रहा है, अब तो 1 महीने में कहां क्या कर देंगे? 2011 से ये बात चली थी। तब मारुति की फैक्ट्री और एशियन पेंट की फैक्ट्रियों के बड़े बड़े सपने यहाँ के युवाओं को दिखाए गए कि आपके लिए देखो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, यहाँ आपको जॉब मिलेंगे। बच्चे भी बहुत खुश हुए कि हमारे घर के आसपास आईएमटी आ रही है और हमें भी जॉब मिलेंगे। और उसमें अलाइड
इंडस्ट्रीज है वो, और दूसरी जॉब थी वो क्रिएट होती। लेकिन आज नहीं, उस टाइम 2011 से 14 के बीच में जो सरकार थी उसने कोई आईएमटी पे काम किया, और न ही 2014 से लेकर 24 तक की जो सरकार है उसने कभी आईएमटी पे काम किया। मेडिकल कॉलेज बनवा था। सब डिपो की जहां तक बात कर रहे हो आप, सब डिपो कोई भवन से सब डिपो नहीं बन जाता। सब डिपो बनता है बसेज से। बसेज आएंगी, वहां सुविधाएं बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, लोगों का आवागमन सुगम होगा, तब जाकर के। आज देख रहे हैं आप, बस अड्डे के आसपास जाते हैं लोग तो प्राइवेट बसेज की इंतजार करते हैं। प्राइवेट बस वाला कोई कहीं रोक के खड़ा हो जाता है, कोई कहीं रोक के खड़ा होता है, मनमानी करते हैं। दूसरा, जीप्स वगैरह में बैठ बैठ के भेड़ बकरियों की तरह लोगों को भरा जाता है उनके अंदर कि क्या हादसा हो जाए, कभी आरटीए वगैरह मिल जाए रास्ते। सड़क अच्छी है नहीं, सड़कें अच्छी नहीं है। अभी आप देखिए, कह रहे सरकार ने बहुत सड़कें बनवाई, एक 152D को तो छोड़ दीजिए आप, वरना आपके यहाँ पर आप खुद भी देखते रहे होंगे कि दादरी से लेके नारनौल का रोड था, वो पिछले 24 साल में अब जा करके रिपेयर हुआ है। वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं। आप देखें, दादरी जिले में उसको नेशनल हाईवे का दर्जा दिया गया और महेंद्रगढ़ के लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हुए इसको स्टेट हाईवे में कन्वर्ट किया गया। ये भी एक बहुत बड़ा धोखा है। स्टेट गवर्नमेंट्स के पास बजट डेफिसिट हो सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतना बजट आता है कि वो उन रोड्स को बढ़िया ढंग से मेंटेन कर सकते थे और हमारे लिए अच्छे रोड बनते, लेकिन यहाँ पर वो भी धोखा हुआ हमारे साथ कि स्टेट हाईवे कन्वर्ट कर दिया। दूसरा, आपके आईएमटी के बारे में थोड़ा और मैं बोलना चाहूंगा। आईएमटी होती तो कम से कम 50,000 से 60,000 बच्चों को डायरेक्ट रूप से रोजगार मिलता, और इस जो पानी में पहले ही ड्राई एरिया है वहां के यदि बच्चे रोजगार पर होते तो वो घर चलते रहते, वो घर संपन्न होते, माँ बाप भी खुश होते, वो बच्चे भी खुश होते, वो अच्छे बच्चे देश को दे पाते, अच्छे नागरिक देश को दे पाते, क्योंकि उनके पास इनकम होती। लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं, कर रहे हैं। जो भी बंदा यहाँ से महेंद्रगढ़ से जॉब की तलाश में गया लौट के वापस नहीं आया कभी। ये आप देख लीजिए, कोई भी बंदा लौट करके वापस नहीं आया। ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बच्चे यहाँ से पलायन कर रहे हैं। आपके चुनाव के क्या मेन मुद्दे रहेंगे? अगर जनता आप पे विश्वास क्यों दिखाए, क्या आप वादे करते हैं? अगर जताती है विश्वास तो क्या काम सबसे पहले अहमियत आप देंगे? देखो, मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है बच्चों को रोजगार। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि बच्चों के लिए रोजगार हो, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरा मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे खेत में जो पानी नहर का नहीं है वो हमारे खेत में पानी आए, ताकि हमारी जमीन भी रिचार्ज हो। रिचार्ज होगी जमीन, नहरी पानी जो 2-2 फीट यमुनानगर से झज्जर तक का हर किसान अपने खेत में सिंचाई के माध्यम से जुड़ रहा है, तो मेरे इलाके की भी जमीन रिचार्ज होगी और मेरे इलाके के भी वाटर टेबल ऊपर आएगी। मेरे इलाके के भी किसान फ्री वाला पानी जो कि वहां यमुनानगर से अंबाला तक और ये झज्जर तक और वहां पलवल से लेकर के आपके डब्बावाड़ी तक का जो हर किसान यूज कर रहा है, मेरे इलाके का भी किसान उस पानी का यूज करेगा, मीठा पानी उसका यूज करेगा, तो जरूर हमारे यहाँ पर फसलों की पैदावार बढ़ेगी और हम भी 4-4 फसलें उगा पाएंगे यहाँ पर। दूसरा, हम जो है लोगों के साथ एक और बड़ा धोखा हो रहा है यहाँ पर कि हम 1500 फीट, 2000 फीट, 1200 फीट पे पानी ढूंढ रहे हैं जी, और सब हम अपने खर्चे पर, जबकि हमारे किसान के पास इनकम नहीं है। वो एक ही फसल उगा पाता है बड़ी मुश्किल से, और वो भी आजकल ड्राई हो गई है। कि हमारे यहाँ सरसों की एक फसल होती थी जिसको हम कैश क्रॉप कहते थे, लेकिन आप क्या देख रहे हो, आप जब सरसों की बिजाई हो तो आप चले जाना वहां से लेकर के खेड़ की गुलावड़ा से शुरू होकर के और पूरा वहां तक उड़ाना बास और वहां तक चले जाना माड़ियों वाली ढाणी तक, सभी जगह खेत खाली, बीच बीच में खाली खाली खाली, क्योंकि उन किसानों ने बहुत कोशिश की पानी ढूंढने की, उनको पानी नहीं मिला। और आज मजबूरी ये होगी कि वो कहीं मजदूरी ढूंढते घूम रहे हैं और मजदूरी के लिए यहाँ जगह नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। जहाँ पानी होता है वहां सरकार कनेक्शन भी नहीं दे रही हुएगा। हाँ, बिल्कुल नहीं दे रही। आप ये भी देखेंगे किसानों से कई महीने पहले, साल भर पहले, 2-3 साल पहले 5-5, 7-7 लाख रुपए एस्टिमेट्स के। ये भी एक नई कहानी है कि यहाँ के किसान को कनेक्शन लेने के लिए वेट करना पड़ रहा है 5-5 साल। दूसरी बात, जो किसान के ट्यूबवेल जब कनेक्शन मिल गया तो उसमें मोटर डलेगी, उसी के पैसे डलेगी, जलेगी तो भी वही बंधवाएगा। जबकि जहां इरिगेशन है कैनाल सिस्टम से, वहां यदि मोटर खराब होती है तो नहर महकमे की होती है,
वो नहर महकमे के जो अधिकारी हैं वो अपनी मशीनों को ठीक कराते हैं और पानी कंटिन्यू सप्लाई मिलता है वहां के किसान। तो हर तरीके से बुरा हाल है, बहुत तरह बुरा हाल है। अच्छा जी जी बताएं। आप इसके अलावा देखेंगे कि यहाँ पे सबसे बड़ा शहीदी जो है कि एरिया है इलाके का, जो यही बेल्ट कहलाता है जी। और 1962 की लड़ाई में रेंजंगला में जो युद्ध हुआ और उसमें हमारे वीर सैनिकों ने शहादत दी, वो सबसे बड़ा हईरवाल का क्षेत्र था जिन्होंने उसमें शहादत दी। आज हालत यह है कि सरकार इतने वर्ष बीतने के बाद भी हमारे उन सैनिकों को उचित सम्मान नहीं दे पाई। हमारे महेंद्रगढ़ शहर के अंदर कोई उनकी याद में कोई स्मारक नहीं स्थापित किया गया। मेरा मकसद ये भी है कि उन वीर शहीदों के सम्मान में यहाँ एक मजबूत स्मारक, बड़ा स्मारक, हम सौंदर्य स्मारक बनाएंगे ताकि हमारे आने वाले पीढ़ियां, हमारे आने वाले युवा उस चीज को देख करके देश के प्रति लगन रखें और अपनी कुर्बानियों के लिए हमेशा तत्पर रहें। जब चुनाव लड़ेंगे तो किस पार्टी से लड़ेंगे या किस प्रकार से रहेगा? नहीं, किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे। पार्टी वाले विधायक ही थे आपके पास पीछे 45 साल से आपके पास पार्टी वाले विधायक हैं। अब एक बार इंडिपेंडेंट का भी देख लीजिए, 45 साल का अनुभव के साथ में एक 5 साल का इंडिपेंडेंट का अनुभव, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। निर्दलीय चुनाव। अच्छा, अगर बात करें जो पिछले 45 साल की आप बात कर रहे हैं, 2 बड़े नेता 45 साल में निकल के आए हैं जो काफी बार विधायक रहे हैं, करीब 5 बार रामविलास शर्मा जी, 4 बार रावदान सिंह जी। तो जो इतने बड़े लंबे समय तक विधायक रहे, इन सब से आप कैसे निपट पाएंगे, कैसे इनके सामने चुनाव लड़के जीत पाएंगे? क्या रणनीति आपकी है? मेरी रणनीति है मेरे हर वोटर के घर जाकर उसको जागरूक करना और उनको बताना कि डॉक्टर भूप सिंह कौन है। और इन लोगों को आपने खूब अच्छे से देखा परखा है। डॉक्टर भूप सिंह ने, मैंने बताया, एनिमल हस्बेंड्री में टॉप क्लास काम करके दिखाया। सारा जिला जानता है, सारा हरियाणा जानता है कि डॉक्टर भूप सिंह ने एनिमल हस्बेंड्री में मुर्रा विलेज बनाए, बहुत सारे पशु चिकित्सालय खुलवाए, दुनिया भर की दूध प्रतियोगिताएं कराई किसानों को। सरकार के द्वारा भी, हरियाणा सरकार के द्वारा एकमात्र ऐसा डिप्टी डायरेक्टर अकेला हूं जिसको सरकार ने भी सम्मानित किया, 58 ईयर में अकेला, जिसको कि हरियाणा सरकार ने सम्मानित किया। मैंने पशुपालकों के लिए और अन्य डॉक्टरों से हट के कुछ तो अलग किया है जिसकी वजह से मुझे ये सम्मान मिला है। मैं अब भी इलाके के लोगों को यही कहना चाहता हूं कि अब की बार डॉक्टर भूप सिंह को बनाओगे तो आपके लिए खेत में नहर वाला पानी भी लेके आएंगे, आपके लिए बच्चों के रोजगार के लिए IMT भी लेके आएंगे, आपके सब डिपो को डिपो तक कन्वर्ट करवाएंगे। और आपका जो जिला मुख्यालय है, बड़ी शर्म की बात है, जो आपका जिला मुख्यालय है जो आज नारनौल में चल रहा है, उसको हर हालत में महेंद्रगढ़ में स्थापित कराएंगे, चाहे जो भी करना पड़े इसके लिए। चाहे नारनौल अलग जिला बने तो बने, हमें इसमें भी एतराज नहीं है, लेकिन महेंद्रगढ़ जिले के हेडक्वार्टर महेंद्रगढ़ में आएंगे, महेंद्रगढ़ को अपना सम्मान दिलाएंगे। ये हमारा हक है और हम इसको हर हालत में हासिल करेंगे। और ये सिर्फ एक जागरूक विधायक बनेगा आपका इलाके से, जो जिसने अच्छे काम करने की नीयत से आया वो कर पाएगा। मैं एक जिला अधिकारी रहा हूं पशुपालन विभाग का, मेरा परिवार भी पूरा बहुत शिक्षित है, बेटे भी पढ़े लिखे हैं, भाई भी मेजर सूरत सिंह भी यहाँ हॉस्पिटल चलाते हैं और दूसरे भी जो परिवार के सदस्य, चाचा ताऊ बुला के, हम 15 बच्चे ऐसे हैं जो डॉक्टर हैं। और मैं राजनीति में किसी पैसे की लालच में या किसी पद के लालच में नहीं आया हूं। मैं राजनीति में आया हूं इस लोगों के उत्थान के लिए, और जो कि मैंने पशुपालन में करके दिखाया है हमेशा से। तो क्षेत्र को रोजगार देना है, खुशहाल बनाना है। बिल्कुल, क्षेत्र को रोजगार देंगे, क्षेत्र को पानी देंगे, क्षेत्र को स्वास्थ्य सेवाएं देंगे। आपके महेंद्रगढ़ सिविल हॉस्पिटल में CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधाएं आएंगी। आपके यहाँ पे जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है और नर्सेज भी हॉस्पिटलों में नहीं है, उनकी भी नियुक्तियां कराएंगे ताकि हमारे लोगों को जो 10-10, 20-20 लाख रुपए इलाज के ऊपर जाकर के गुड़गांव में और जयपुर में खर्च करने पड़ रहे वो ना करने पड़े, यहीं पर उनका मजबूती से इलाज हो और समय पर इलाज हो, ताकि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान और मूवमेंट जब हो रहा है उस समय के दौरान भी हमारी जो जान की हानि होती है उसको भी हम रोक सके। वाह जी वाह, लाजवाब विचार है इनका। लोग स्लोगन भी है कि भाई बदलाव करो, बदलाव समय है बदलाव का। तो आप इनकी बातों से कितने खुश हैं वो बात आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि डॉक्टर भूप सिंह ने बताया कि आपके बच्चों को रोजगार देंगे, आपके खेत के लिए नहर का पानी लेके आएंगे। ये 2 सबसे बड़ी मांग अगर पूरी हो जाए तो अपने क्षेत्र को, किसान सबसे ज्यादा मेहनती होता है अपने क्षेत्र का, और उसके पास पानी पहुंच जाएगा और उसका बच्चे को रोजगार मिल जाएगा, और फिर चाहिए ही क्या। एक बड़ी सोच के साथ डॉक्टर भूप सिंह यादव आप लोगों के बीच
आपके वोट के लिए अपील कर रहे हैं कि भी आने वाले समय में आप वोट दें, जिससे जो ये काम इन्होंने गिनवाए हैं, जो बताए हैं, ये कर सके। वीडियो पे कमेंट करके बताएं और इस प्रकार के अपडेट्स के लिए लगातार देखते रहे इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।